नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की हलचल के बारे में, जानते हैं दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ में आज के लिए क्या है खास। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे खामेनेई के उस बब्बर शेर के बारे में जो अब जग चुका है। यानी मिडिल ईस्ट का बारूद अब एक ऐसे धमाके की दहलीज पर है जो फटा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया महसूस करेगी, पूरी दुनिया सुनेगी। और यही नहीं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था को मलबे में तब्दील कर सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सबसे वफादार और खूंखार लड़ाके यानी यमन के हूथी विद्रोही अब विद्रोह की आग भड़का चुके हैं और इजराइल से बदला लेने का ऐलान कर चुके हैं, अमेरिका से प्रतिशोध की बात कर चुके हैं। और आपको बता दें कि बब्बर शेरों ने जंग की वो लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करते ही तबाही का मंजर शुरू हो सकता है। हूथी विद्रोहियों ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने अपनी हदें पार की तो लाल सागर को खून से रंग देंगे और अमेरिका और इजराइल को बाब अल मंदेब स्ट्रेट में दफन कर देंगे। यह सिर्फ धमकी नहीं है, यह वैश्विक सप्लाई चेन पर सीधा इंपैक्ट होगा। अगर दुनिया का 25% कंटेनर व्यापार और 12% तेल मार्ग बंद हुआ तो न्यूयॉर्क से लेकर तेल अवीव तक हाहाकार मचना तय है। एक तरफ ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हमास और कताइब सक्रिय हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा डराने लगा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन हफ्तों में खत्म होगा और ग्राउंड वॉर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान और उसके ये बब्बर शेर इतनी आसानी से हार मान लेंगे या फिर एक बहुत बड़े जंग की तैयारी चल रही है। जैसा कि हमने आपको वर्ल्ड नाउ में ही बताया था कि ईरान ने 10 लाख लड़ाकों की फौज भी तैयार कर दी है। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ट्रंप के उस बयान के बारे में जो आए दिन देते हैं। पिछले 1 महीने से डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं पूरी दुनिया उस पर विश्वास कर रही है, लेकिन हमने फैसला किया क्यों नहीं इन दावों का फैक्ट चेक किया जाए, इन दावों को परखा जाए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम जंग जीत चुके हैं, तो क्या वाकई वो जंग जीत चुके हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है, ईरान जीत लिया है, मिसाइल डिपो खाली कर दिए। हकीकत में स्थिति क्या है? क्या ईरान के पास वाकई मिसाइल डिपो खाली हो चुके हैं? क्या ईरान के पास मुट्ठी भर रॉकेट बचे हैं? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है? ईरान के पास कितने हथियार हैं, कितना बड़ा जखीरा है? ईरान कैसे पाताल युद्ध को जमीन पर उतार लाया है और कैसे अमेरिकी बमों का असर ईरान की सुरंगों पर नहीं होता है? और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अब तक जितने भी दावे किए ईरान को लेकर, क्योंकि बात ईरान जंग की हो रही तो ईरान के दावों को ही क्रॉस चेक करने वाले हैं। आज जितने भी दावे किए हैं सबको चेक करेंगे और देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों को ही धोखा तो नहीं दे रहे हैं? क्या अपने देश से दगा तो नहीं कर रहे हैं? क्या सच तो नहीं छिपा रहे हैं? डिटेल से बताएंगे आपको हर एक जानकारी। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे इजराइल और अमेरिका में टकराव की कन्फ्रंट की। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में पहले इजराइल अमेरिका को लेकर आया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है अमेरिका इजराइल की बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। वॉशिंगटन के गलियारों से खबर आ रही है जो इशारा करती है कि जिस ट्रंप ने ईरान को मिटाने का सपना दिखाया था, अब वही तेहरान के साथ सीक्रेट डील की मेज पर हाथ मिला चुके हैं और समझौता करने की बात कर रहे हैं। अगर यह समझौता हुआ तो इजराइल की पीठ में सबसे बड़ा खंजर होगा। जेडी वांस और नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बातचीत हो चुकी है, बहस हो चुकी है और अमेरिका अब इस जंग को अपना नुकसान बता रहा है और खुद इस दलदल से बाहर निकलना चाहता है। छटपटा रहा है अमेरिका। नेतन्याहू का सत्ता परिवर्तन का दावा फेल हो रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस आखिरी सांसें गिन रहा है। कल्पना कीजिए अमेरिका ने पैर खींच लिए, हाथ खींच लिए तो हूथी विद्रोही, हिजबुल्लाह और ईरान, इन तीनों के बीच इजराइल फंसेगा और इजराइल पर वजूद की संकट की बात आ जाएगी। इस मुसीबत की घड़ी में नेतन्याहू तन्हा हो जाएंगे। तो क्या ट्रंप अपने सबसे पुराने दोस्त को युद्ध के बीच मझधार में छोड़ देंगे? करेंगे इस पर भी बातचीत, डिटेल से जानेंगे इस खबर को और बताएंगे क्यों अमेरिका और इजराइल की राहें अलग हो रही हैं, क्यों दोनों में टकराव पैदा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को विस्तार से। वर्ल्ड नाउ में बड़ी खबर यह है, कहते हैं ईरान का बब्बर शेर जा गया है। वो लड़ाके जो खामनेई को बहुत प्रिय थे, आयतुल्लाह अली खामनेई को सबसे ज्यादा प्यारे थे,
और अब उन्होंने अमेरिका से और इजराइल से खून का बदला खून से लेने की बात कह दी है और ये भी कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हदें पार की तो इसका खामियाजा न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सबसे वफादार और आक्रामक लड़ाके यमन के हूती विद्रोही जिन्होंने इस युद्ध में एंट्री ले ली है और वो अपने आका की मौत का प्रतिशोध में जल रहे हैं, उन्हें बदला चाहिए, प्रतिशोध चाहिए। इन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब और इंतजार के मूड में नहीं है। इसलिए खबर यह है कि ईरान अमेरिका इजराइल की जंग में अब हूती विद्रोहियों की एंट्री हो चुकी है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले वीडियो आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ईरानी ड्रोन ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक धमाका किया है और उस धमाके के बाद की स्थिति क्या हुई, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। किस तरह से यहां पर इस पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं आग की लपटें, काले धुएं का गुबार, इसने पूरे इलाके को घेर रखा है। ईरानी ड्रोन ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, रडार सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। यानी तेहरान की ओर उठने वाली हर आंख को फोड़ने के लिए ईरान तैयार है और ईरान मिडिल ईस्ट में लगातार कहर बरपा रहा है, जिसकी गवाही इन तस्वीरों से मिलती है। लेकिन अब ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हूती विद्रोही जंग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और सीधी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने अपनी सैन्य हदें पार की तो वो ईरान के समर्थन में युद्ध के मैदान में पूरी ताकत से लड़ेंगे। और एक बयान नहीं है, ये उद्घोष है जिसने ग्लोबल शिपिंग रूट्स और लाल सागर की सुरक्षा पर मौत के साए को गहरा दिया है। हूती विद्रोही का यह मैसेज है कि अब जंग सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था को भी अपनी चपेट में लेगी। तो ये प्लानिंग क्या है हूती विद्रोहियों की यूएस इजराइल के खिलाफ, उसको देखते हैं। अमेरिका और इजराइल को हूती विद्रोहियों ने साफ वार्निंग दी है, ईरान के समर्थन में युद्ध में कूदने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम खामनेई की मौत का बदला लेना चाहते हैं और इसलिए अब हमसे और इंतजार नहीं हो सकता। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी भी दी है। होर्मुज स्ट्रेट पहले से बंद है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट अगर बंद हो गया तो फिर दुनिया भर में बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, हमारे आपके लिए भी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को न केवल खड़ा किया बल्कि उसे खतरनाक हथियारों से लैस लड़ाका ग्रुप बनाया, उसकी ट्रेनिंग से लेकर उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा और अब उसी एहसान की कीमत चुकाने के लिए हूती विद्रोही तैयार है। यमन के ईरान अलाइड हूती विद्रोहियों ने ईरान जंग पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। हूतियों ने सऊदी अरब और यूएई को इशारों इशारों में समझा दिया है और साफ साफ कहा है अगर इजराइल अमेरिका की तरफ से जंग में अन्य देश कूदेंगे तो वो भी मिलिट्री दखल देंगे और वो उनका हक है। दरअसल यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कहा कि अगर दूसरे देश ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ आते हैं, शामिल हो जाते हैं, या अगर इस्लामिक रिपब्लिक पर हमला करने के लिए रेड सी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मिलिट्री दखल देंगे, वो भी जंग में आएंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और अगर ऐसा होगा तो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यह है लाल सागर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, रेड सी, जिसको हमने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है। ये आगे जाके कनेक्ट होता है हिंद महासागर में और यहां से आगे जाकर ये यहां पर जहां आप ठीक यहां पर ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये है मंदाब स्ट्रेट। मंदाब स्ट्रेट क्या है, मंदाब की खाड़ी क्या है, आपको बताएंगे डिटेल से। लेकिन टेंशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग में हूती विद्रोहियों ने एंट्री ले ली है और कह रहे हैं लाल सागर को युद्ध का मैदान नहीं बनने देंगे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पर सख्त चेतावनी दी है। यमन नाकाबंदी बढ़ाने के लिए अड़ा हुआ है। अमेरिका इजराइल हमले तुरंत रोकने की मांग कर रहा है। गाजा सीजफायर लागू करने की अपील की है। ईरान के समर्थित देशों के समर्थन में हूती विद्रोही उतर आए हैं। लेबनान, फिलिस्तीन, इराक का खुला समर्थन भी मिल रहा है। यानी कैसे आप देखिए इस जंग का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा था किस तरह से अमेरिका के साथ कुछ देशों ने सहमति जताई थी
लेकिन अब इधर भी ईरान का दायरा बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट और खाड़ी में स्थित जंग में ईरान के समर्थन में आने के लिए कईयों ने ऐलान कर दिया है। यानी खाड़ी में जंग अब सिर्फ ईरान अकेले नहीं लड़ेगा। ईरान को समर्थन मिलने के कारण तेहरान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसमें ईरान के प्रॉक्सीज शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से प्रॉक्सीज हैं? ट्रिपल एच के बारे में तो आप जानते होंगे, हिजबुल्लाह, हूती और हमास। खबर यह है कि अब कताइब के लड़ाके भी इस जंग में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कुद्स फोर्स जो है वो भी इस जंग में शामिल हो चुके हैं। हूती विद्रोही यमन के ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हैं जिन्होंने अक्टूबर 2023 से गाजा युद्ध के दौरान लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले शुरू किए। उनका दावा था कि वो इजराइल और उसके समर्थक देशों के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हमले में ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, छोटी नाव और आरपीजी का इस्तेमाल किया गया। अब हूती विद्रोहियों की एंट्री से ये गेम कैसे बड़ा हो रहा है और कैसे खतरनाक बनता जा रहा है और कैसे ईरान के लिए गुड न्यूज है तो अमेरिका इजराइल के लिए एक बुरी खबर है। इसके लिए आपको हूती विद्रोहियों का थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। क्या है उनका इतिहास? बहुत ज्यादा पीछे नहीं चलते हैं, 2-3 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं हूती विद्रोहियों ने किस तरह के एक्शन इस इलाके में लिए हैं। तो ये आ गया आपका लाल सागर और ये आ गया मानदेब स्ट्रेट। और 2023 की कहानी है। इस इलाके में सैकड़ों हमले हुए और कई जहाज या तो क्षतिग्रस्त हुए या डुबो दिए गए। अब यहां से निकलने वाला जितना भी सामान है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है, तो वैश्विक शिपिंग भी प्रभावित हुआ। अब आ जाइए साल 2025 में। गाजा सीजफायर के बाद हमले रुके, लेकिन जुलाई 2025 में फिर से यहां पर हूती विद्रोहियों ने 2 जहाज डुबो दिए जो अमेरिका के बताए जाते हैं। साल 2026 ईरान इजराइल यूएस तनाव में हूती विद्रोहियों की एंट्री होती है और फिर से हूती विद्रोही ने कहा है कि इस रीजन में अमेरिका, इजराइल या उसके सहयोगियों का कोई भी जहाज होगा तो हम उसको यहां पर इस समंदर में डुबो देंगे और इसके साथ ही इस रूट को ब्लॉक कर देंगे जो रूट इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक तो हमले की धमकी, जहां पर वैश्विक व्यापार का 12% मामला जो है इसी रूट से निकलता है, और उसके बाद बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी। तो एक तरफ जहां हुर्मुज स्ट्रेट बंद है और बाब अल मंदेब के बंद हो जाने से क्या होगा, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि मंदेब स्ट्रेट है कहां पर, किस इलाके में है, किस रीजन में है और इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा होगा। यमन के उत्तर पूर्वी इलाके में चलिए। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को समझने के लिए आपको यमन, जहां पर हूती विद्रोहियों का कंट्रोल है, यह है यमन का इलाका और यह है जिबूती का इलाका और उसके नीचे है सोमालिया और ऊपर है इरिट्रिया, यह है इथियोपिया, इधर है सूडान। अब इनके पास इतनी ताकत तो नहीं है कि वो यमन को रोक लें। तो यमन ने क्या किया? यमन ने कहा कि हम इस रास्ते को बंद कर देंगे। इस रास्ते को अगर ये बंद करेंगे तो इस रीजन में, यहां पर मिडिल ईस्ट में जो लाल सागर का जो इलाका है, यहां से निकलने वाले जितने शिप हैं, जितने कंटेनर हैं, जितने मालवाहक जहाज हैं, सब आकर यहां पर चोक कर जाएंगे, फंस जाएंगे। और हुर्मुज स्ट्रेट जो उस तरफ ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, हुर्मुज स्ट्रेट पहले से ही बंद है। हुर्मुज स्ट्रेट और मानदेब स्ट्रेट एक साथ अगर बंद हो गए तो दुनिया का व्यापार लगभग समुद्री रास्ते से होने वाला कम से कम 35 से 37% प्रभावित होगा। अब इसके अगल बगल कौन से देश हैं? दक्षिण पश्चिम में जिबूती है और इरिट्रिया है, उत्तर में सऊदी अरब और सूडान है, दक्षिण में सोमालिया और इथियोपिया का इफेक्ट है। बाब अल मंदेब को हिंदी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। यह स्ट्रेट लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक माना जाता है, जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल और वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। यमन, जिबूती, इरिट्रिया के बीच ये जगह स्थित है और हूती विद्रोहियों के हमलों की वजह से 2023 से 2025 के दरमियान बहुत चर्चा में रहा, जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया था। अब इसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। यमन और जिबूती के बीच है, लाल सागर को एडन गल्फ से जोड़ता है। इसकी
लंबाई करीब 50 से 100 किलोमीटर के आसपास है। और इस जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, जो एक संकरा इलाका है, उसकी चौड़ाई लगभग 26 से 32 किलोमीटर है और औसत गहराई लगभग 150 से 186 मीटर है। रणनीतिक और आर्थिक महत्व यह है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में से एक है। होर्मुज मलाका स्ट्रेट के बाद तीसरा सबसे व्यस्तम तेल मार्ग है। लाल सागर से स्वेज नहर में जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। इससे एशिया यूरोप के बीच भी व्यापार होता है। रोजाना 4 से 6.25 मिलियन बैरल ऑयल का व्यापार होता है, जो वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 12% हिस्सा है। वैश्विक कंटेनर व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा है। अब सोचिए कि अगर हूती विद्रोहियों ने इस इलाके को बंद कर दिया तो फिर मिडिल ईस्ट के लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो जाएगी, खासकर उन देशों के लिए जो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई हमले किए हैं। 2023 से 25 के दरमियान कई जहाजों पर हमले किए और अब हूती विद्रोहियों ने कहा है कि इसमें हम इसे ब्लॉक कर देंगे। होर्मुज के बाद यह बंद हुआ तो ऊर्जा आपूर्ति बाजार में हाहाकार मच जाएगा। तेल की कीमतें कहां जाएंगी कोई नहीं जानता है। एनर्जी मार्केट को कंट्रोल कर पाना किसी भी ताकत के बूते से बाहर की बात हो जाएगी, चाहे फिर वो अमेरिका ही क्यों ना हो। सोचिए, ईरान ने अकेले अभी तक इतनी तबाही मचाई है। अब उनके प्रॉक्सीज लड़ाई में आ गए तो फिर किस बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी इस इलाके में कोई नहीं जानता है। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका का ग्राउंड वॉर का रूट क्या रह सकता है अगर यहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करना चाहता है। तो इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि अगर वो यहां पर हूती विद्रोहियों को रोकना चाहेगा तो उसे ईरान के कोस्टल एरिया से होकर आना पड़ेगा, नहीं तो यूएई के या फिर कतर के अलग इलाके से आना पड़ेगा। इसके अलावा बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, इन तमाम जगहों में, तुर्की और अजरबैजान में पहले ही अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। यूएई में भी बेस मौजूद है, कतर में भी बेस मौजूद है। वहां से कोई ऑपरेशन लॉन्च करके फिर समंदर में उतरा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का साइज आप देख लीजिए। अगर ईरान यहां सामने खड़ा है तो फिर यहां से आगे निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो अमेरिका के लिए बहुत चुनौती है। हालांकि बूट्स ऑन ग्राउंड का रूट है, लेकिन अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। आखिर क्यों, यह भी समझ लीजिए। पहली वजह यह है कि भौगोलिक स्थिति बहुत यहां पर टफ है और ऐसे इलाकों में ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। इस इलाके को ईरान तो बेहतर तरीके से जानता है, लेकिन अमेरिकी सैनिक इस इलाके से इतनी अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं है। तो वो उनके लिए डेथ ट्रैप बन सकता है, एम्बुश बन सकता है। दूसरी वजह है कि लड़ाई लंबी चल सकती है और लंबी लड़ाई के लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत होगी। लेकिन अभी तक अमेरिका को काफी नुकसान हो चुका है, तो अमेरिका लंबी लड़ाई की जो विकल्प है लंबी लड़ाई वाला, उसको नहीं सेलेक्ट करेगा। तीसरी वजह प्रॉक्सी से खतरा। यहां पर प्रॉक्सीज बहुत हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, उनसे बहुत खतरा है। और चौथी और सबसे बड़ी वजह, इस इलाके में कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा लगता है। पाकिस्तान से ग्राउंड सपोर्ट आएगा तो ईरान पाकिस्तान में दुनिया जिंदगी भर के लिए दुश्मनी हो जाएगी, तो फिर वो ऑप्शन है नहीं। इधर से मिडिल ईस्ट से जाते हैं तो मिडिल ईस्ट ने पहले कह दिया कि हमारी जमीन का इस्तेमाल मत करो, आप कोई और ऑप्शन देख लो। तो इसलिए दिक्कत है यहां पर काफी ज्यादा अमेरिका के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान अमेरिका की जंग में करीब 1 महीना होने वाला है और इसमें कितने लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, 28 फरवरी से 28 मार्च तक की जंग में कितनी तबाही मची है। आइए एक बार आंकड़ा देख लेते हैं, जिससे पता चल पाएगा कि इन शांति के पैरोकारों ने, जो खुद को शांति दूत कहते हैं और शांति के लिए नोबेल चीख चीख कर मांगते रहते हैं, झोली फैला फैला के नोबेल मांगते हैं, उन्होंने 1 महीने में क्या किया है जब से जंग की शुरुआत हुई है। तो शांति के ठेकेदारों ने जंग की शुरुआत के बाद से अब तक लेबनान में 1116 लोगों की मौत हो गई है, घायल हुए 3229, इजराइल में 29 मौत हुई है, घायल हुए 5492, इराक में 96 मौत हो गई, घायल हुए 50, कुवैत में 6 मौत हो चुकी है, घायल हुए 40, जॉर्डन में किसी की जान नहीं गई है, घायल हुए 28, बहरीन में 3 की मौत हो चुकी है, घायल हुए 14, सऊदी अरब में 2 की मौत हो चुकी है, 20 घायल हुए, अमेरिका में 13 की मौत हो चुकी है,
2000 से ज्यादा लोग घायल हैं अमेरिकी बेसिस के अंदर, डायरेक्ट अमेरिका में नहीं। ईरान में 1937 लोगों की मौत हो चुकी है, 24,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। यूएई में 11 लोगों की जान जा चुकी है, 169 लोग घायल हैं। कतर में किसी की जान नहीं गई, 16 लोग घायल हैं। ओमान में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग घायल हैं। ये है नोबेल प्राइज पाने वाले भाई साहब की कुंडली और उनकी रिपोर्ट कार्ड, 1 महीने का। इनको चाहिए नोबेल, और ये कहते हैं हमें नोबेल नहीं मिलता। फिर कहेंगे हमने दुनिया भर में पीस कायम किया है, हमने कई लोगों की जान बचाई है। इसका हिसाब कौन देगा? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जाहिर है ईरान में तबाही ज्यादा हुई है, मिडल ईस्ट में भी तबाही हुई है, लेकिन अब जब प्रॉक्सी की एंट्री हो रही है तो निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल के चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। यानी जिस तबाही की पटकथा लिखी जा चुकी थी उसे रीराइट किया जाएगा, और ईरान आने वाले समय में क्या तबाही मचाता है ये देखने वाली बात होगी अगर सीज फायर नहीं किया गया तो। इस खबर पर नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं। मिडल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिका ने पहली बार साफ संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ उसका सैन्य अभियान ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक यह ऑपरेशन महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में खत्म हो सकता है, और इसके लिए जमीनी सेना उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर माना जाए तो ट्रंप ने जो 10 दिन का समय सीज फायर का रखा है उसके अंदर ही युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है। हालांकि ईरान इतनी जल्दी मान जाए ये ऐसा होता दिख नहीं रहा है कि नहीं? चलिए देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को 1 महीना बीत चुका है। जमीनी हकीकत कुछ और है, व्हाइट हाउस के दावे कुछ और हैं, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे तो माशाअल्लाह है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहते हैं कभी कभी उन्हें भी नहीं पता होता वो क्या कहते हैं। वो एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि गब्बर सिंह के खौफ से सिर्फ गब्बर सिंह ही बचा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों से और डोनाल्ड ट्रंप ही बचा सकते हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान का मिसाइल और ड्रोन भंडार अब भी मजबूत है, लेकिन 1 महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि ईरान का मिसाइल भंडार खाली हो चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलें बचाकर रखी हैं, जो युद्ध की दिशा बदल सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने 90% ईरानी मिसाइल और डिफेंस इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है, ड्रोन इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 28 दिनों में 28 बार यह कह चुके हैं कि हम जंग जीत चुके हैं और अब हमें तो जीतने की आदत पड़ गई। इतना जीत रहे हैं कि इतनी जीत का हम करेंगे क्या? तो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को आज वर्ल्ड नाउ के एक्सरे से गुजरना होगा और उन बयानों और दावों की हकीकत आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप के वो बयान जो हालिया आए हैं और उन्होंने जंग के बारे में जो दावा किया है। Said I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country, all made in America, but we make the greatest. You know, we had an attack. 100 missiles were shot by Iran. And of the 100 missiles coming at us, 100 missiles were immediately shot down, shot out of the air, fall into the sea. Think of it. तो हमने डोनाल्ड ट्रंप के चंद बयान, चंद दावे आपके सामने रखे, लेकिन हकीकत क्या है?
ट्रंप दावा कुछ और कहते हैं, बयान कुछ और देते हैं, हकीकत कुछ और होती है। आइए देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दावे और हकीकत में फर्क क्या होता है। दावा नंबर 1, हमने ईरान के नेवी को खत्म कर दिया, समंदर में डुबो दिया। हकीकत यह कि कुछ जहाजों को नुकसान हुआ है, बाकी सभी सुरक्षित हैं। दावा नंबर 2, अमेरिका ने ईरान को जीत लिया है। हकीकत यह है कि यूएस और इजराइल अभी भी संघर्ष में लगे हुए हैं और अभी भी उनकी हालत खराब है। अगर वो जंग जीत चुके होते तो 28 दिन से ईरान की हॉस्पिटैलिटी का मजा थोड़ी ले रहे होते। दावा नंबर 3, हथियारों का जखीरा खत्म कर दिया। हकीकत यह है कि ईरान ने अभी तक सिर्फ 33% हथियार मिसाइल का उपयोग किया भाई साहब, बाकी तो सुरंगों में छिपा रखे हैं, उसके वीडियोस भी जारी किए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो दावा कर रहे हैं कि वो ईरान का जंग जीत चुके हैं, असल में वो फर्जी दावा है। अमेरिका फिलहाल 10 दिनों के सीज फायर पर है, यानी कि 6 अप्रैल तक पावर प्लांट एनर्जी सेक्टर पर ईरान के ऊपर अमेरिकी हमला नहीं होगा। तो सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ कहते हैं कि वो ईरान तो जीत चुके हैं, दूसरी ओर सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। कभी ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के ऑफर की बात कह देते हैं, तो कभी ट्रंप बातचीत की बात कर देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत चल रही है। ईरान कहता है कोई बातचीत हो ही नहीं रही, कौन सी बातचीत की बात कर रहे हैं आप। अब ट्रंप का एक और बयान सुनवाते हैं जिसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान से भागे। Platform. We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay. यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जंग जीतने का दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर खुद कहते हैं कि हर 32 सेकंड में एक मिसाइल आपके ऊपर दागी जाए तो आपको वहां से निकलना पड़ता है, आपको भागना पड़ता है। सोचिए फिर ट्रंप के बयान पर कोई विश्वास कैसे करे। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। वॉशिंगटन की राजनीतिक बयानबाजी और अमेरिकी खुफिया विभाग के आकलनों के बीच बहुत बड़ी खाई नजर आती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान के पास अब बहुत कम रॉकेट बचे हैं, या रॉकेट बचे ही नहीं हैं। अब खुफिया विभाग की आंतरिक रिपोर्ट एक अलग चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया तो फिर उनके दावों की हवा हवाई हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास बहुत कम रॉकेट बचे हुए हैं। खुफिया एजेंसी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी दावा कर रही है कि ईरान के पास मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। ट्रंप दावा कर रहे हैं हम ईरान का युद्ध जीत चुके हैं। खुफिया एजेंसी कह रही है युद्ध के आने वाले हफ्तों में मामला और बिगड़ सकता है, ईरान और एग्रेसिव हो सकता है। ईरान ने तो कुछ ऐसे हथियार भी रख रखे हैं जिसका इस्तेमाल ही नहीं किया है, और वो तुरुप का इक्का बन सकते हैं, कभी भी जंग की दिशा को मोड़ सकते हैं। युद्ध के आने वाले हफ्तों में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ सकता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं जंग में ईरान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी कह रही कि ईरान अब कट्टर और खतरनाक ज्यादा हो चुका है। यानी अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक तेहरान के पास अब अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। यह स्थिति युद्ध के आने वाले हफ्तों में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। खुफिया जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म करना मुमकिन ही नहीं है। अब समझिए कि मिसाइलों का बेस है कहां ईरान के पास, जिसे अभी तक अमेरिका तबाह नहीं कर पाया है। इतनी ताकत लगाने के बाद मुझे तो यह भी जानकारी मिली है कि अमेरिका ने जंग में अब तक 850 टॉमहॉक मिसाइलें फूंक चुका है, और ये उसके बजट से आउट ऑफ बजट जा चुका है। आइए देखते हैं पहले ईरान की मिसाइलें कहां है। एक हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, और इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी मिसाइल से, बंकर बस्टर बम से कैसे ईरानी मिसाइल सुरक्षित है। तो पहले तो ये समझिए कि ईरान में काफी ज्यादा एरिया जो है वो पहाड़ वाला एरिया है,
और वहां पर ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। अब पहाड़ के नीचे ईरान ने मिसाइल साइलोस बना दिए, यानी कि मिसाइलों को स्टोर करने की जगह, और ऊपर से बहुत ऊंची चट्टानें 40 से 60 मीटर तक अमेरिका के बम का ही असर हो पाता है। उसके बाद ग्रेनाइट की सख्त चट्टानें हैं, धमाकों से कंपन तक नहीं पहुंचती इन इलाकों में, यानी कि उन सुरंगों में। स्वचालित मिसाइल सिस्टम और तत्काल रीलोडिंग और लॉन्च की ताकत है इन मिसाइल साइलोज में, यानी करना कुछ नहीं, बटन दबाना है, मिसाइल अपने आप लोड हो जाएगा, पहाड़ी के ऊपर आएगा, फायर करेगा, टारगेट पर जाएगा और फिर से सेकंड मिसाइल रेडी हो जाएगा। सब कुछ ऑटोमेशन में। 500 मीटर नीचे है मिसाइल बेस, जो ग्रेनेड की सख्त चट्टानों के नीचे बनाई गई। अब आप बताइए कि कोई भी मिसाइल हमला पहाड़ के अंदर घुसकर कैसे किसी इलाके को ध्वस्त करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब तक ईरान के मिसाइल स्टॉक का केवल 1/3 हिस्सा ही नष्ट कर पाया है। ईरान के पास अभी भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरीके से सक्रिय है। ईरान ने अब तक घातक मिसाइलों का उपयोग ही नहीं किया है। ईरान ने फतेह सीरीज जैसे मिसाइलों को अभी भी बचा कर रखा है। ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों को भी छिपा कर रखा हुआ है, बचा कर रखा हुआ है। ये हथियार मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। कहते हैं कुछ रक्षा जानकार कि मिसाइल इतने खतरनाक हैं जो ईरान के लिए तुरप का इक्का साबित हो सकते हैं। अगर ईरान के वजूद पर लड़ाई आई तो फिर ईरान ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा जो शायद दुनिया ने अभी तक देखी नहीं है। मिसाइल युद्ध का सबसे खतरनाक दौर चल रहा है, लेकिन कहते हैं इससे भी खतरनाक दौर अभी आना बाकी है। ईरान ने कुछ हथियारों को लॉन्च किया है, कुछ ऐसे हथियार छिपा कर रखे हैं जिसे लॉन्च किया गया तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। ईरान ने जो अमेरिका से पंगा लिया और अमेरिका और इजराइल ने जो मिलकर ईरान पर हमला किया, इसमें अमेरिका के सैन्य अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अभियान तय समय पर चल रहा है। यूएस सेंटकॉम ने दावा किया है कि 10,000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन खबरों की माने तो 4 हफ्तों में अमेरिका ने 850 टॉमहॉक मिसाइलें दाग दी हैं। यानी एक तरफ 70% लगभग हथियारों का जखीरा सुरक्षित है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइलें खाली हो रही हैं और इस वजह से पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मिसाइलों का भंडार खतरनाक रूप से कम हो गया है और सेना विंचेस्टर यानी कि गोला बारूद खत्म होने की स्थिति में खड़ी है। युद्ध में पेंटागन ने विंचेस्टर का इस्तेमाल किया है। यूएस शब्दावली के मुताबिक हथियारों का पूरी तरह खत्म हो जाना विंचेस्टर माना जाता है। अमेरिकी मिसाइलों का भंडार खत्म होने की कगार पर है। अमेरिका साल में कुछ 100 टॉमहॉक मिसाइलें ही बना पाता है। एक महीने में 850 मिसाइलें दागना अमेरिका के लिए खतरनाक है। मिसाइलों की कमी की वजह से बेस पर कोटा कम शिफ्ट करना पड़ेगा, यह भी कहा जा रहा है। जाहिर है ट्रंप जहां कुछ भी दावा कर रहे हो, लेकिन स्थिति इससे ठीक उलट है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका की स्थिति बहुत मजबूत है इस जंग में, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमने आपको बताई, अभी आपके सामने रखी, उससे तो ऐसा लग रहा है अमेरिका की हालत वाकई बहुत खराब है, बहुत पतली है। इतना तो मुझे भी यकीन नहीं था, मैंने भी इतना एंटीसिपेट नहीं किया था कि ये स्थिति होगी अमेरिका की। ईरान तबाही बनकर अमेरिकी बेस और अन्य सहयोगी देशों पर बरस रहा है, तो क्या अमेरिका बोरिया बिस्तर लपेट कर निकल लेगा, रफू चक्कर हो जाएगा? और इसके लिए वो खुद को बार बार विनर बता रहा है, क्योंकि ईरान तो कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। और अगर बैक चैनल बातचीत भी चल रही है तो इसमें अमेरिका कोशिश ये करेगा कि उसको विनर माना जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हार के भी दुनिया भर में छाती पीटता रहा कि वो जंग जीत चुका है, और इसके लिए उसने वेस्टर्न मीडिया का सहारा भी लिया, और कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप चलते नजर आ रहे हैं। वैसे भी आजकल डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की दोस्ती बड़ी अच्छी है, तो हो सकता है इस प्रोपेगेंडा की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं वाया पाकिस्तान होकर जा रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके लिए।
जंग के बीच क्या अमेरिका और इजराइल के रास्ते अलग हो चुके हैं? अमेरिका इजराइल के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं, इसलिए कहा जा रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वांस और नेतन्याहू के बीच बहुत तीखी बहस हुई है। खासकर ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर किए गए अनुमान जब से गलत साबित हुए हैं। इस विवाद ने दोनों देशों की रणनीति में अंतर को उजागर किया है और आगे के हालात पर अब इंपैक्ट कर रहा है। यानी कि अमेरिका और इजराइल एक दूसरे पर नुकसान का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि अमेरिका सीजफायर करके हमें मिडिल ईस्ट में फंसा देगा। दूसरी ओर अमेरिका दावा कर रहा है कि इजराइल ने उसे इस जंग में फंसाया है। तो मामला खुलकर सामने आ गया है। जेडी वांस और नेतन्याहू में, यानी कि अमेरिका और इजराइल में दरार की बात चल रही है। ईरान के साथ चल रही लड़ाई में ईरान का तो कुछ नहीं हुआ, यूएस इजराइल में दरार की खबरें जरूर आने लग गई। अमेरिका खुद को युद्ध में फंसा हुआ मान रहा है और उसके लिए वो इजराइल को जिम्मेदार मानता है। जेडी वांस और नेतन्याहू में फोन कॉल पर बहस भी हो गई। जेडी वांस ने नेतन्याहू के कई दावों पर सवाल उठाए हैं। नेतन्याहू ने कहा, ईरान में सत्ता परिवर्तन आसान होगा, इसलिए हमने ये लड़ाई लड़ी। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका और इजराइल में मनभेद या मतभेद सामने आए। नेतन्याहू और जेडी वांस के बीच विवाद सिर्फ फोन कॉल तक सीमित नहीं रहा। कॉल के अगले ही दिन इजराइल के एक अखबार में खबर छपी कि वेंस ने नेतन्याहू पर जोरदार तरीके से नाराजगी जताई। हालांकि बाद में इस रिपोर्ट को अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से खारिज कर दिया गया। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? बगैर आग के धुआं की कल्पना की जा सकती है? बगैर चिंगारी के बारूद में धमाका हो सकता है? तो बगैर मतभेद की खबर कैसे छप गई? हालांकि इसके बावजूद व्हाइट हाउस के भीतर इस बात को लेकर शक पैदा हो गया है। वहीं इजराइल सरकार के कुछ लोग जानबूझकर वेंस की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है। और इजराइल की तरफ से इस तरह के आरोपों को इनकार किया गया है। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या, विवाद क्या? ये खबर मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको बताई थी। मुझे याद है आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले मैंने आपको कहा था कि हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं अमेरिका और इजराइल के बीच में। और आज देखिए वो खबर इजरायली मीडिया ने भी कवर किया है कि इन भाई साहब ने इन जनाब को फोन मिलाया और इन दोनों में काफी तीखी बहस हो गई। जेडी वांस ने, उन भाई साहब ने कहा, आरोप लगाया नेतन्याहू की वजह से यूएस इस जंग में फंसा है। अमेरिका को ईरान से कोई बड़ा खतरा नहीं था। और यही बात अभी 2 हफ्ते पहले एनसीटीसी चीफ ने, नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो चीफ थे, उन्होंने, जो केंट ने यही बात कही थी और रिजाइन कर दिया था, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते थे। इसी बात को लेकर अब जेडी वांस नेतन्याहू पर भड़क गए। युद्ध शुरू होने से पहले नेतन्याहू ने झूठी प्लानिंग बताई। कहा कि रिजीम चेंज करना 2 मिनट का काम है, चुटकियों का खेल है, खामनेई और टॉप रिजीम को साफ करेंगे, नई रिजीम बिठाएंगे जो हमारे हिसाब से चलेगी। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि हमला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर लड़ेंगे। यह शब्द आपने डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से सुना होगा। नेतन्याहू की वजह से अमेरिकी सैन्य बेसिस को मिडिल ईस्ट में आज तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और युद्ध लंबा खिंच चुका है। रिजीम चेंज नहीं हुआ है। ईरान के अंदर स्थिति और जटिल हो गई। 80 साल के सुप्रीम लीडर गए, 56 साल का सुप्रीम लीडर रिजीम में आ गया। और इस वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक भी टारगेट अमेरिका अचीव नहीं कर पाया और उल्टा बेतहाशा खर्च, डॉलर्स पानी की तरह बह रहे हैं। इससे पहले भी अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद रहे हैं। जब पहली बार अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया था तो नेतन्याहू ने कहा था कि क्या हम जंग अमेरिका से पूछकर रोकेंगे। आपको वो बयान सुनना चाहिए। הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. खबर है कि इजराइल जेडी वांस की छवि खराब करना चाहता है, क्योंकि जेडी वांस अमेरिकी दूतों के साथ मिलकर
ईरान के साथ युद्ध वार्ता कर रहे हैं, ऐसी जानकारी है। तो क्या वेंस के खिलाफ इजराइल का दांव है? आइए इस पहलू से भी इस खबर को जल्दी समझ लेते हैं। जेडी वेंस को लेकर अमेरिकी अधिकारी का यह दावा है, जानबूझकर वेंस की छवि बिगाड़ने की कोशिश है। इजराइल वेंस को ईरान के खिलाफ नहीं मानते, वेंस ही युद्ध विराम के लिए बात आगे बढ़ा रहे हैं। इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध को जारी रखना चाहता है। ईरान मुद्दे पर जेडी वेंस और इजराइल में इसलिए तकरार बढ़ गई है। लेकिन जेडी वेंस तब तक वो काम नहीं करते जब तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल ना हो। और डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि बैक चैनल से बातचीत हो रही है। इजराइल में वर्तमान में जंग जारी है। फरवरी 2026 से इस जंग की शुरुआत हुई। 28 फरवरी वो तारीख थी। ये युद्ध इजराइल के लिए कई पुराने और नए संकटों को बड़ा कर रहा है। इजराइल के अस्तित्व पर संकट भी है, सैन्य सुरक्षा संकट भी है। प्रॉब्लम इजराइल के लिए बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? अगर अमेरिका यहां से पैकअप करता है तो फिर इजराइल के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजराइल के वजूद पर संकट आ सकता है। ईरान की मिसाइलों से इजराइल को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हांफ रहे हैं। इजराइल के उत्तर में हिजबुल्लाह का खतरा बढ़ जाएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष फिर से बढ़ रहा है। हूती विद्रोहियों से खतरा हो जाएगा। सीरिया, इराक में प्रॉक्सी भी सक्रिय हो चुके हैं। नेतन्याहू का इजराइल में पहले से ही विरोध हो रहा है, उन पर करप्शन के चार्जेस भी हैं। आर्थिक संकट के लिहाज से देखें तो युद्ध में बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। शिपिंग रूट प्रभावित होने से वैश्विक मंदी की बात कही जा रही है। इजराइल की अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। विदेशी निवेश कम हो रहे हैं। राजनीतिक और घरेलू संकट भी है। नेतन्याहू की लोकप्रियता पर असर पड़ रहा है। नेतन्याहू की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां लगातार चुनाव कराने की मांग हो रही है। सैन्य भर्ती छूट, बजट और युद्ध रणनीति पर मतभेद है। इजराइल का अमेरिका के साथ रणनीतिक मतभेद भी सामने आ रहा है। लंबे समय के संकट भी है। जनता में लंबे युद्ध के बाद थकान है और विभाजन की स्थिति है। लगातार युद्ध से इजराइल भी थक चुका है। गाजा, लेबनान, ईरान से इजराइल का युद्ध अमेरिका में जो है वो इजराइल का समर्थन घटा रहा है। इसलिए अब इजराइल के लिए दिक्कत यह है कि इजराइल के पास ना तो उसका एयर डिफेंस बचा है और ना ही इजराइल के पास अब लड़ने की वो कैपेसिटी है। यकीन मानिए, आज की तारीख में भी अगर ईरान इजराइल से या इजराइल ईरान से लड़ाई लड़ रहा है तो उसके पीछे अमेरिका की बैकिंग है, जबकि ईरान को किसी की बैकिंग नहीं है। राइट? ईरान अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है। 12 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका के जैसे ताकत भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए आप। और इस स्थिति में अगर अमेरिका बैकअप करता है तो अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी भी बैकअप कर जाएंगे। और उसके बाद इस जंग में सिर्फ 2 किरदार बचेंगे, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल। और तब असली टेंशन शुरू होगी। क्या ईरान और इजराइल में लड़ाई रुक जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। अमेरिका इजराइल में तनाव क्यों बना, आगे क्या होगा, ये सब तो बात करेंगे, लेकिन बताते हैं कि तनाव की वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है कि जंग में अमेरिका सीजफायर चाहता है। अमेरिका चाहता है कि बहुत हो गई लड़ाई, अब ऑब्जेक्टिव हमने जो अचीव करने थे वो कर लिया, हमने टॉप रिजीम क्लियर कर दिया, अब ईरान की जनता समझे, हम चलते हैं यहां से। इजराइल चाहता है किसी भी कीमत पर जंग जारी रहे। वजह नंबर 3, इजराइल ने अमेरिका को इस जंग में फंसाया, खींच कर लेकर आया। अमेरिका का दावा है और इस वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हो गया है। लॉजिस्टिक्स में नुकसान हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हो गया है, पैसों का नुकसान हो गया है, रिश्तों का नुकसान हो गया है और भी बहुत सारी चीजों का नुकसान हो गया है। साख और नाक तो दोनों कटी ही कटी है। इजराइल इसलिए फंसा हुआ महसूस कर रहा है। इजराइल के पास मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की कमी हो रही है। पहली वजह तो यह है कि इजराइल को लगा कि यूएस ईरान को खत्म कर देगा और वहां की रिजीम को खुद अमेरिका कंट्रोल करेगा। और अगर अमेरिका के हाथ में ईरान की रिजीम रहेगी तो ईरान पर हमारा कंट्रोल होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जंग के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की बात कह दी। इससे इजराइल बौखला गया। इजराइल ने कहा कि ये तो मार अब डायरेक्ट मुझे पड़ेगी।
वजह नंबर 2, ईरान पर लगातार हमले से मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है। इजराइल आज की तारीख में पूरे इजराइल की सुरक्षा करने में भी नाकाम हो रहा है। वजह नंबर 3, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं, इंटरसेप्टर्स कुछ ही गिने चुने बचे हैं और ईरानी मिसाइलें जो हैं वो ग्राउंड पर हिट हो रही हैं। यानी अगर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे से कोई गुप्त समझौता हो जाता है तो इजराइल का क्या होगा ये किसी को नहीं पता। क्या बेंजामिन नेतन्याहू खुद को दुनिया के नक्शे पर अकेला पाएंगे? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर ट्रंप की डील मेकिंग की मेज पर ईरान ने हाथ मिला लिया तो इजराइल इधर बुरी तरीके से फंस जाएगा। और जिस ईरान को मिटाने की वो कसम खा रहा है, अगर उसी से अमेरिका ने हाथ मिला लिया तो फिर इजराइल के लिए ये बैकस्टैब होगा, पीठ में छुरा घोंपने जैसा होगा। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा क्या इजराइल की सुरक्षा के दांव पर बहुत बड़ी चाल साबित होगा? एक तरफ जेडी वेंस और नेतन्याहू के बीच बढ़ती तलखी और दूसरी तरफ ईरान के साथ समझौते की शुरुआत। ये इशारा कर रही है कि इजराइल अब अपनों के ही बुने चक्रव्यूह में घिर गया है। अगर ईरान को क्लीन चिट मिली तो फिर हूती, हिजबुल्लाह और हमास का हौसला 7वें आसमान पर होगा और इजराइल अपनी जंग में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। क्या इजराइल अब अपनी रक्षा खुद करेगा या उस अमेरिका के बदले उसे रक्षा की गारंटी मिलेगी जिस अमेरिका की गुणगान वो आज तक करता आया है? या फिर अमेरिका इजराइल को उसके हाल पर छोड़कर चला जाएगा और उसके बाद शुरू होगी ईरान और इजराइल के बीच की असली लड़ाई? चलिए, इस खबर पर हमारी नजर आएगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।